असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। इस घर में तुम्हारे बिना ना आने की कसम खाई थी। अभी यही लगा था कि कुछ साल और, मगर शायद कुदरत को यही मंजूर था। मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ एक बेइंतहा कीमती वजूद है और वो हो तुम। जजान इब्राहिम के लिए अगर मैं जान दे सकता हूँ तो तुम्हारे लिए मैं 100 बार अपनी जान पर खेलने को तैयार हूँ। हर कदम पर तुम्हारी हिफाजत अपनी खुर्दगर्दी के लिए ही की है तुम्हारे वीर ने। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी तो जान ही यही है, तुम बिन बेजान है वीर। आयत शाह वीर लफ्ज थे या इकरार, वो समझ नहीं पाई थी। इन लफ्जों की सच्चाई, उसकी शिद्दत, उसकी आंखों ने चमक ने उसे अपना मुकाम वाजिया कर दिया था। वो कितनी कीमती थी उस शख्स की जिंदगी में। कुछ देर पहले ही वो इसे रुखसत होकर इस घर में लाया था। उसे सिर्फ सुना था मगर कभी इस घर को देखा नहीं था, ना कभी वीर से कहा था। वो बस इतना जानती थी कि कई दुख से बड़ी यादें थी जिससे शायद वो अब तक भागता था। इसमें अब तक इन जादू से लड़ने की अकेले हिम्मत ना हुई थी। वो शायद अब भी ना लाता अगर वो इसे जिद ना करती। वो इसे रास्ते में बता चुका था कि वो फार्म हाउस जा रहे हैं, मगर आयत की जिद थी जो आज तक वी ने जिंदगी में ना जुटलाई थी, और आज के दिन तो नामुमकिन था उसके मान भरे अंदाज को जुटला देना। आपने मुझे हमेशा ही इतना कीमती फील करवाया है। अपने सामने बैठे सफेद शेरवानी में मलबूस वो वीर का हाथ अचानक थाम गई थी। तुम मेरे लिए कीमती हो आयशा वीर, बेताशा कीमती। तुम मेरी पहली नजर का इश्क हो, मेरी जल्दी दीवानी हो तुम। एक हाथ उसकी गर्दन में उजाकर उसे झटके से एक करीब ले आया था। उस नजदीकी पर वह शर्म से निगाहें झुका गई थी। मैं दीवानी हूँ ये आप कब से जानते हैं? उसे याद था ना उसने कभी उसे पता लगने दिया था, ना ऐसा इशारा। हाँ, मगर वो जान गई थी कि उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी जान चुका था। इश्क की नजर सब पहचान लेती है। मैं आई उसकी बात का जवाब मोहब्बत से भरपूर लहजे में देता। वो अब उसके हाथ को थामता इजाजत मांग रहा था। ये कितनी खूबसूरत है वीर। उसके हाथ में अंगूठी को सताइश भरी नजरों से देख वो तारीफ किए बिना ना रह सकी थी। मेरी जिंदगी भी तो इतनी ही खूबसूरत है। अंगूठी को उसकी उंगली में पहना कर उसके हाथ पर बोसा देता अब उसकी पेशानी चूम रहा था। उसकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि उसे और इंतजार के मराहिल से गुजरना पड़ा था। वो आहरकार उसकी थी, उसकी दस्तरस में थी, उसकी दीवानी वीर की दीवानी। आप घर क्यों आए? दरवाजे में खड़ी वो अपने सामने खड़ी ओहान की सुरह निगाहों को देखकर पूछती, परेशान हुई थी। रुखसती के फौरन बाद ही वो निकल गया था। इस बार वो यहाँ आने से कुतराई ना थी। किसी भी सवाल का हक नहीं दिया मैंने तुम्हें, उसे टक्की से जवाब देकर वो रास्ते से हट चुका था। मुझे इजाजत की जरूरत है। अंदाज बदला था मगर अचानक उसे मुश्किल से बाजू को हिलाते देख चौंक कर उसके करीब आई थी। हाँ, क्या हुआ है बाजू को? स्टे अवे, इतना जरूरी नहीं हूं मैं। तो दिखावा भी मत करो। क्या लेने आई हो यहाँ? देखने आई हो मेरी तन्हाई या मजाक उड़ाने आई हो मेरी तन्हाई का? सहतरीन लहजे पर जशफा की आंखें पल में नम हुई थी। यही शख्स था जो इसे इतना सख्त बर्ताव करता था, और यही शख्स था जिसका वह सख्त लहजा बर्दाश्त ना कर सकती थी। तुम क्यों नहीं यकीन कर लेते? सिर्फ इस रात की सच्चाई के पीछे क्यों पड़ गए हो? सुनना चाहते हो तो ये देख लो। इस रात जिंदा ने एक कातल को ही मारा था। अंकल आंटी का कातल था वो। अपने बैग से रोते हुए वो एक यूएसबी निकाल कर उसकी जान उछाल गई थी जो उसके सीने से टकरा कर नीचे गिरी थी। कातल कातल, व्हाट द हेल? जशवा, क्या कातल? वो मेरे भी माँ बाप थे, सिर्फ जजान के नहीं। किंग नहीं क्यों इस दरिंदे को अपने हाथों से मारा? मुझे क्यों मौका नहीं दिया? आज तक सुकून नहीं आया मुझे। मैं उस शख्स को मरते हुए देख सुकून हासिल करना चाहता था। मैं भी किंग जैसा मजबूत बनना चाहता था जिसने नहीं होने दिया। वो क्यों मेरा बाप बन गया? क्यों? हर दर्द से, हर दुख से क्यों वो मुझे महफूज करता आया है? मैं ओहान इब्राहिम हूँ जो हुन किंग की रगों में गर्दिश करता है। वो हुन मुझ में भी तो गर्दिश करता है। वो क्यों खुद वीरानियों में रहकर हमें सुकून की जिंदगी देना चाहता है? उसकी जिंदगी वो जानता है हमारे लिए कितनी कीमती है। उसको देखकर हम जीते हैं। वो क्यों खुद को अकेले रखे हुए है? यश, मैं थक गया हूँ खुद से लड़ते लड़ते। आखिर जजान इब्राहिम ने दिखा दिया कि वो बड़ा है और मैं छोटा। करब अजियत, इसके अल्फाज में क्या कुछ ना था। एक झटके से सोफे पर धकेल वो बालकनी में निकल आया था। बाहर बारिश शुरू हुए कितनी ही देर हो चुकी थी। हल्की हल्की रिमझिम से मौसम काफी खुशगवार और फसूहेस नजर आ रहा था। ऐसे में चाय वहां पर खामोशी में होती। हल्की हल्की सिसकी की सरगोशी पर वहान के दिमाग की नसें आज फटने के करीब थी। माजू को मूव करता हुए झटका देकर उसका दर्द ठीक कर चुका था। वो चाहता है कि अगर वो ना रहा तो एक हाथ हो जो आयत के सर पर रहे, कोई हो जो पीछे जजान इब्राहिम जशफा के साथ खड़ा रहे, जिस घर को संभाल कर रखे। वो एक और किंग नहीं देखना चाहता। वो एक दरिंदा बनता नहीं देख सकता। ये वह चीज है जिसकी हिम्मत नहीं है उसमें।
गिर पर हाथ जमाए। खैर वो आज जब्त की आड़ी हद्दों को छू रहा था। गर्दन की उभरी नसें वाज़ेह थी कि उसके गुस्से में होने की। और तुम वाहिद हो जिसने मुझे कितनी बार ठुकराया, मगर मेरा इश्क बढ़ता जा रहा है। विश्वा को एक झटके से अपने सामने कर उसे ग्रिल से पिन करता उस पर पूरी तरह झुका हुआ था। गंभीर आवाज में कई बार बार यशवा की सांसें अटकी थी। तुम मेरे हवासों में चढ़ रही हो, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिस पर तुम्हें पछतावा ना पड़े। चली जाओ यहाँ से। उसे जाने का कहकर भी वो उससे दूर नहीं हुआ था, बल्कि उसकी गर्दन में चिरा छुपाता हर चीज से गाफिल हो रहा था। मैंने तुम्हें नहीं ठुकराया कभी हान। रोने की वजह से उसकी आवाज बामुश्किल निकली थी। जुर्रत भी मत करना। झुककर उसे बाजू में उठाता वो अब उसकी आंखों में आंखें गारे साथी से वार कर रहा था। उसकी आंखों की तपश पर आज वो कांपी थी। उसके लम्स में अजीब हरारत थी। हान मुझ अभी वो अल्फाज मुकम्मल कर दी कि ऊहान ने उसे बीच में टोकते कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। अब सुबह पछताना। कान के करीब हुई सरगोशी पर वो जी जान से कांपी थी। बेड क्रोन से टेक लगाकर टांग पर टांग रख कर बैठे वो गोद में लैपटॉप और पास फाइल पर कुछ कुछ देर बाद निगाह डालता बेहद मसरूफ दिखाई दे रहा था। अचानक घड़ी पर निगाह डालता वो चौंका था। पीछे पिछले 2 घंटे से कमरे में न आई थी। वो कपड़े तब्दील करके जा चुका था, जबकि पीछे चेंज करने पर ऊपर न आई थी। माथे पर तेवड़ी डाले वो लैपटॉप झुटके से बंद करता उठ चुका था। अभी उसके कदम आगे बढ़े ही थे जब फोन पर बजती रिंगटोन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ की थी। टेबल पर पड़ा फोन उठाकर सामने शो होते हुए मैसेज को देखकर उसकी आंखों में साफ वहशत उतरी थी। अलमारी की जानब बढ़कर लाकर को फिंगरप्रिंट से खोल वहां से गन निकालता जैकेट उठाकर वो बारी बारी कदम उठाता बाहर निकल आता है। अचानक उसकी नजर ऊपर की जानिब आती पीछे पड़ गई थी। उसकी नजर को बचने को वो बैक साइड से निकल आया था, जहां उसने एक रास्ता बनाया था जिससे गुजरते वो जल्द ही घर से निकल चुका था। किंग वो अंदर ही है। एक सुनसान बिल्डिंग के सामने कार रोकते झटके से कार का दरवाजा खोल वो आग का गोला बना बाहर निकलता। सामने खड़े शहरी की जानब एक गन उछालता हुआ अंदर की जानब बढ़ता है। उसके हर कदम गुवाह थे क्या वो किंग के रूप में था। वो रूप जो सबसे छुपा था, वो रूप जिससे आयत इब्राहिम और पीछे जसदान इब्राहिम ना वाकफ थे, शायद खुद ही ढका गया था। खुले हाल से गुजरते हुए सामने बने कमरे में दरवाजा एक झटके से खोलकर वो अंदर दाल हुए थे। कमरे का मजा नहायत खौफनाक था। कमरे के बीचों बीच रस्सी से बंधा एक शख्स लटक रहा था। ऐसे में उसके नीचे एक कई नुकीले छुरियों से भी तेज धार औजार पड़े हुए थे, जिनकी नोक आसमान की जानब थी। किंग रहम खाओ, मैं गुलाम हूँ सिर्फ उसका। आज तक 10 सालों में एक बार भी नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बीचों बीच लटकते उस शख्स ने एक आखिरी कोशिश करते हुए बेहद मुश्किल से हलक से अपने अल्फाज निकाले थे। ये सजा तवीज की है तुमने। पास खड़े शादी को अपनी सख्त वहशत भरी नजरों से देख सवाल किया था, जिस पर उसने फौरन से पहले सर हिलाकर हामी भरी थी। किंग रहम खाओ। उस शख्स की धाइयां अब भी वहीं की वहीं थी। दगा देने की सजा से वाकफ थे तुम भी और इवल भी। मत थकाओ मरने से पहले यूं खुद को। किंग ने आज तक किसी को बख्शा है? मेरी दरिंदगी से तुम सब वाकफ हो। मेरी दरिंदगी से ये दुनिया वाकफ है, मत भूलो। दहशत थी किंग की आवाज में। शायरी उसे अभी वो कुछ बोलता कि उसकी आवाज को शायरी के फोन की बजती रिंग ने टोका था। सद नजरों से देख वो अभी कुछ करता जब शायरी के मुंह से अदा हुए अल्फाज पर उस सद नजरों में एक नरम अंसर उभरा था। पीछे है, वो तुमसे बात करना चाहती है। फोन उसे देते हुए वो 2 कदम पीछे हुआ था। लैंडलाइन का नंबर था जिसे परीक्षा ने शायरी को कॉल की थी। खरूस। फोन कान से लगाते वो दूसरी जानब से नाराज आवाज में किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर के थी। बेबी, तुम्हें सोच जाना चाहिए था। बात करते हुए वो कमरे से निकल आया था, क्योंकि उस शख्स ने अब चीखना शुरू किया था। उसे चीखते देखकर शायरी को इशारा करते वो बाहर आया था। शायरी ने एक झटके से रस्सी को खींचते उसे इन औजारों के करीब करते हुए डराया था, जिसका असर साफ वाजा था। अब वो चीखना चलाना बंद करता खौफ से इन नुकीले औजारों को अपने बेहद नजदीक देख रहा था। तुमने मुझसे छुट्टी मांगी थी, जो तुम बगैर बताए हुए चले गए। कहाँ हो तुम? अजीब थी। एक जानब उसको अपना टीचर कहती थी और टीचर को इजाजत लेने का सवाल कर रही थी। घर में कोई नहीं है, ना शादी ना मीसम और शैला उसकी आज फ्लैट थी और यशवा भी नहीं है। तुम मुझे अकेला छोड़ गए। मुंह बसोकर बोलती वो बड़ी लाड़ से उसे नाराजगी जता रही थी। जब तक जिंदा हूँ तुम खुद को अकेला महसूस करने से रही। बेबी वेट करो, आ रहा हूँ। फोन कान से हटाकर डिस्कनेक्ट करता वो वापस अंदर दाल होता है, जिसके खिलाफ अपने गंदे मुंसूबे बनाए थे तुमने। उसी की वजह से आज तुम्हें 5 मिनट में जिंदगी के मिल गए। एक नहीं कई गुना इस वक्त तुम्हारे इस फाइल में दर्ज है। शायरी इसको तजा में फेंक दो। डेड बॉडी तुम जानते हो कहाँ भिजवानी है। उसके हुक्म पर जहाँ वो शख्स चीखते हुए उसे माफी अब मांग रहा था, वहीं किंग पुरसुकून सा अब उसकी अजियत बड़ी चीखें सुन रहा था। किंग, वो लड़की ठीक नहीं है। उस शख्स ने मरते ही किंग और शायरी बाहर निकले थे। जब कार में बैठते किंग के कान में शायरी की उलझी हुई आवाज में कही गई बात पड़ी थी।
मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर रहा हूँ, उसका इलाज तुम्हारे घर पर होगा, 2 नर्सिस भी साथ रखना। उसका फोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए उसे अपना फैसला सुना रहा था। मगर किंग वो फिर से उलझा था। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते शैरी, अपने लफ्जों में मजबूती पैदा करो, इस लड़की को ठीक करो किसी भी सूरत। अस्पताल के सामने कार रोक वो उसे एक और हुक्म देता, उसके नीचे उतरते ही वो कार आगे बढ़ा गया था, जबकि इस लम्हे शैरी को शिद्दत से अपने कदम भारी होते हुए महसूस हुए थे। मुश्किल चलते चलते उस कमरे के बाहर आकर खड़ा हुआ था। रात के इस पहर इस अस्पताल में खामोशी का राज था। दरवाजे को खोलते उसे अपने हलक में कांटे महसूस हुए थे। आंखों को मीच लेने की हवा शिद्दत से जागी थी। सामने ही अस्पताल के बिस्तर पर 19 या 20 साल के लगभग लड़की हमेशा के बरक्स तकिए से टेक लगाकर बैठी न जाने किन सोचों में मसरूफ थी। अचानक ही वो सोचों से निकलती दरवाजे में खड़ी शैरी को देखने लगी थी। शैरी ने साफ उसके चेहरे पर खौफ आते देखा था। आ कोई है, बचाओ बचाओ, चादर से खुद को रमती उसकी नजरों से बचने को जगह तलाश करने लगती है। मेरी शेरनी मैं हूँ, देखो मुझे, देखो मुझे यहाँ। लम्हा करके उसे बेड के करीब पहुंचते वो उसकी तवज्जो अपनी जान दिलवाना चाहता था। वो जानता था कि उसका चेहरा पहचान पाती या ना, मगर एक हफ्ते से वो जो आवाज सुन रही थी वो इसे पहचान सकती थी, या शायद वो इसे आवाज को ही पहचानती थी। अगले ही लम्हे उसकी आवाज पर खिसकती हुई उसकी तरफ आई थी। उसके चेहरे को छू कर महसूस करती वो खूबसूरती से मुस्कुरा दी थी। मेरी शेरनी ने पहचान लिया। उसे मुस्कुराते देखकर शैरी को दिल में ढेरों सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। शैरी, मुझे नहीं रहना यहाँ, वो आ जाएगा, इस शेरनी को निचोड़ देगा, मुझे ले जाओ। मासूमियत, डर, खौफ उसके लहजे में शैरी ने सख्ती से लब बीचे थे। पास पर स्टूल को खींचकर उसके बेड के करीब रखता हुआ उसकी मेडिसिन देख रहा था, जो यकीनन उसने नर्स के हाथों से नहीं ली थी। आज फिर आपने दवाई नहीं ली, यानी आपको शैरी का कहा नहीं मानना। उसकी दवाई लेते ही वो नाराजगी दिखा रहा था। वो सिर्फ इससे ही अटैच थी। तो आप मेरे डॉक्टर होना शैरी, मुझे आप ही मेडी दोगे, और ये बहुत कड़वी होती है, बिल्कुल दर्द की तरह, कभी मासूमियत, और आप इस कदर कर्ब में अदा किए अल्फाज पर शैरी ने अचानक ही अपना हाथ उसे दिलासा देने को बढ़ाया था, मगर वो नहीं तो शैरी वाकिफ था, उसका महरम ना था, और वो उसे छूने का हक भी नहीं था। मेरी शेरनी को अपनी अम्मी बाबा के पास जाना है। हाथ घुटने पर रखता अब उसे पुरसुकून देखकर खुद भी पुरसुकून हुआ था। वो अब लेट चुकी थी, चादर गरने तक ताने। नहीं, कभी नहीं। क्या तुम मुझे नहीं रख सकते? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती जो तुम वहां भेजोगे? वो मुझे मार देंगे, वो कहेंगे मैंने ही इन गंदे अंकल को अपने साथ वो सब करने को कहा होगा। वो ट्रस्ट नहीं करते, अम्मी अबू भाई कोई ट्रस्ट नहीं करता। घर गंदी होती हैं, वो वही लड़कों को उकसाती हैं। जबकि शैरी, मैं तो ऐसा नहीं जानती थी। झटके से उठ बैठी थी, जैसे शैरी अभी उसे वापस भेजने वाला था। उसके लफ्जों को शैरी ने ही इसकी फैमिली से नफरत महसूस हुई थी। कैसे माँ बाप थे बेटी को ही गलत ठहराने वाले, मगर वो क्यों हैरान था, जबकि ये हर घर की कहानी थी। लड़कियों को छेड़ा जाए तो वही गलत होती हैं, उसे कोई अननोन नंबर से मैसेज आए तो वही गलत होती हैं। अगर वो लड़के की डिमांड ना माने तो उस पर तेजाब डाल दे तो वो ही गलत होती हैं। इस दुनिया में गलत सिर्फ औरत ही तो होती है, जो हर नेक मर्द को बुरा बनाती है, उकसाती है, अपने जानब रागब करती है। वो सोच कर रह गया था कैसे माँ बाप या भाई होते हैं जो एक औरत पर ही नाराज होते हैं, लड़कियों को ही गलत ठहरा देते हैं। अपनी बेटियों पर यकीन ना करो तो कितने ही फूलों के कातल बन चुके हैं। मेरी शेरनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती अच्छी नहीं लगती। चलो बताओ, घर जाना है मेरे? बड़े मान से उसका फोन हाथ से खींचती, अब उसे फिंगरप्रिंट से खोलती, गेम खेलने लगती थी। काली शायरी से उसने अपना फिंगरप्रिंट ऐड करवाया था। फोन खोलते ही कई लोडेड गेम्स पर नजर पड़ी थी, जबकि उसे फोन में मगन देकर शायरी इतने वक्त में अब जाकर मुस्कुराया था। हाँ जाना है, अभी ले जाओ। उसके जवाब पर वो भी अपनी जगह से खुशी से उछली थी। उसे खुशी तरफ देखकर शायरी हंस दिया था। अभी नहीं, सुबह होते ही मैं अपनी लेडी टाइगर को ले जाऊंगा। आप गेम खेलो, कुछ देर फिर सो जाना। नरमी से समझाते हुए उठकर सोफे पर जाकर बैठ गया था। कितने ही लंबे सिर गए थे जब अचानक नींद में जुलती हुई उसकी शेरनी उसका फोन थाई पर रखती लेटते ही सो गई थी। उसे पुरसुकून देख शायरी भी वहीं लेट गया था। घर में काट दाल होते ही पीछे बाहर की जानब भागी थी। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सामने दोनों बाजू फैलाकर खड़े जान पड़ गई थी। हंसती हुई भागकर वो सीधा उसकी बाहों में समा गई थी। अगर मैं जान जाता मेरा बेबी मुझे इतना मिस करने वाला है तो बिल्कुल भी अपने बेबी से दूर नहीं जाता। उसके अपने पैर पर खड़ा करते वो अब उसके बाल से लाता हुआ मोहब्बत भरी नजरों से उसका चेहरा देख रहा था। नहीं, मुझे डर लग रहा था, मुंह बस होकर बोलती वो वापस उसके सीने में घुसी थी, जबकि उसकी हरकत पर रिजा ने जो उसे बाजू में बढ़ते कदम अंदर जाने की बजाय कार की तरफ बढ़ाए थे। हम कहाँ जा रहे हैं? उसे कार में बिठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते उसे पीछे के सवाल ने उसकी जानिब मुतवज्जो किया था। तुम्हारे साथ जीने। उसके गाल पर झुककर जरहाना अंदाज में उसका गाल चूमते उसे जवाब देते हुए पीछे हटा था। खरूस, अपने गाल पर हाथ रखे शर्म से शुरू होती हुई वह अब उसके गुस्से को गूड़ रही थी।
تمہیں اس وقت کھانے کا جی چاہ رہا ہے تمہارے خروس کا، اسے جواب دے کر وہ اب اس کے دوسرے گال پر بھی وہی حرکت کر چکا تھا، جبکہ اپریشے اس کے سینے میں مکہ برسا کر واپس ہی پر آتی منہ پھیر چکی تھی۔ اس کی ناراضگی پر جیزان کھل کر مسکرایا تھا، جب اس کے چہرے پر سرخی اب تک نمایاں تھی، ہاتھوں کی لرزش واضح تھی جو اس کی غربت کی وجہ تھی۔